Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start with the topic work done by a variable force. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता। तो अब हम कुछ ऐसी सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं कि जिसमें फोर्स जो है चेंज कर रहा है। जैसे कोई पर्सन किसी कार को पुश कर रहा है तो इनिशियली उसकी एफर्ट जो है वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। धीरे धीरे जब वो थक जाएगा तो उसका फोर्स कम होता जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अब फोर्स ही चेंज कर रहा है तो कौन सी फोर्स को अज्यूम करेंगे। कंसिडर अ मास m, इसके ऊपर फोर्स लग रही है और जो फोर्स लग रही है वो चेंज कर रही है, ठीक है। और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एट एन एंगल थीटा। दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो बॉडी मूव करके ए से बी पोजीशन तक चली जाती है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है लेट अस अज्यूम इट इज एक्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं कि इसमें कहीं पर भी दो पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल P एंड Q। P एंड Q आर वेरी क्लोज दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ अ dx। तो इसको dx से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ dx, ठीक है। इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं कि इसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स चेंज नहीं कर रहा। और फोर्स कितना है, लेट अस सपोज इट इज़ F, कि फॉर डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट एंड इज F, कि वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है F। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर dx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम P टू Q इज। तो हमने सिर्फ P टू Q का वर्क डन पहले कैलकुलेट करना है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dW से। तो dW कितना होगा, वही डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे F डॉट dx। जैसे पहले हम यूज़ करते थे F डॉट d था हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट d था। अब dx है तो F डॉट dx। ऐसे ही हम इस पाथ में इस टोटल पूरे पाथ के ए बी के छोटे छोटे पीस करते जाएंगे और हर पाथ का वर्क डन ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे कि उस पाथ में जो फोर्स की चेंज है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। एक पार्ट का वर्क डन दूसरे पार्ट से डिफरेंट हो सकता है, तो जितने भी अब ये पार्ट्स होंगे इन पार्ट्स का हम टोटल कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम A टू B। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं। तो अगर ये हमारे पास गिनती नहीं है तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, कि dW को इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे dW को और इस साइड पे इंटीग्रेट करेंगे F डॉट dx को। जब हम W को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा, dW को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वर्क डन। और F डॉट dx को हम इंटीग्रेट करेंगे इसकी लेंथ पर, कि इसकी डिस्टेंस क्या है, कहाँ से हमने शुरू किया था। तो हमने A से स्टार्ट किया था B तक, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं A टू B। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क डन, जिसको हम यूज़ करेंगे जब भी फोर्स होगा, वर्क होगा बाय अ वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स चेंज होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक और मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक साइड पर हम फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर हम प्लॉट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस साइड इज डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन दिस साइड वी आर प्लॉटिंग फोर्स। और फोर्स चेंज कर रहा है, देखिए कभी इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो जब इस तरह का फोर्स होता है तो हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर रहे हैं, फिर वैसे ही फ्रॉम P
टू क्यू, स्टार्ट किया था हमने इस डिस्प्लेसमेंट से विद ए एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज बी। तो P एंड Q पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो इन पॉइंट्स के बीच जो फोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो दिस फोर्स इज F, ठीक है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है dW इज इक्वल टू F डॉट dx, ठीक है। अगर हम अज्यूम कर लें कि थीटा इज इक्वल टू 0 है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 की फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो dW किसके इक्वल हो जाएगा, F इंटू dx इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो F dx हो जाएगा। अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साइड है इसको हम लिख लेते हैं R एंड इसको लिखते हैं S, ठीक है। जो ये वाली साइड है PS, इट इज़ इक्वल टू फोर्स, या QR साइड है इट इज़ इक्वल टू फोर्स। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो इसकी लेंथ है, और जो इसकी ब्रेड्थ है PQ ये dx को रिप्रेजेंट कर रही है जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो F इंटू dx इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इट मीन्स इट इज़ एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल, PQRS, ठीक है। और अगर हम इसके पार्ट करेंगे, सारे पाथ के छोटे छोटे पार्ट कर देंगे तो ऐसे ही रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा W, और छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे एरिया ऑफ PQRS। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल एरिया इस सारी डायग्राम का। इसको हम लिख लेते हैं ABCD, तो हमें एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा। तो जो भी ये शेप होगी तो उससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें न्यूमेरिकल में ऐसे कोई डायग्राम दी जा सकती है कि वेरिएबल फोर्स है, अगर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, तो जो भी शेप होगी हम उससे टोटल एरिया कैलकुलेट करके हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम द ग्राफ हम एरिया कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कि वोमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज़ रफ सरफेस, शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कि 10 मीटर के फोर्स, 10 मीटर के डिस्टेंस तक तो वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करती है 100 न्यूटन। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद वो थोड़ा सा थक जाती है। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस ऑफ 50 न्यूटन, डिस्टेंस टू द 50 न्यूटन। तो उसके बाद जो बाकी डिस्टेंस है उसका फोर्स कम होता जाता है टू 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज़ 20 मीटर। टोटल 20 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कहना प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वोमन विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आल्सो प्लॉट फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है अब, तो वो भी 50 न्यूटन है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस का हमने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। तो वैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे हमने पहले प्लॉट किया था। तो क्या करेंगे, एक साइड पर हम फोर्स लेंगे और दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये साइड वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हम फोर्स लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ फोर्स। तो पहले तो उसका फोर्स है 100 न्यूटन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ 100 न्यूटन, और बाद में रह जाता है 50 न्यूटन, तो इसको हम 50 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी 50 न्यूटन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पर लिखेंगे -50 न्यूटन। दिस इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस और इस साइड पे हमने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है 10 मीटर 20 मीटर। दिस इज़ वाई एक्सिस, इस तरफ अपने अप्लाइड फोर्स को प्लॉट किया है 50 न्यूटन 100 न्यूटन। तो 10 मीटर तक तो फोर्स है 100 न्यूटन, तो स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। आफ्टर 10 मीटर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, तो उसका फोर्स डिक्रीज हो रहा है लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। तो डिस्टेंस के साथ वो लीनियरली स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहा है अप टू 50 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज़ आल्सो 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, तो उसकी स्ट्रेट लाइन हमने थ्रू आउट द डिस्टेंस 20 मीटर फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया कि उसने कहा था प्लॉट द ग्राफ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का। अब इसमें कहा गया कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्स। तो पहले हमने अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि एरिया अंडर ग्राफ गिव्स अस वर्क डन। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ग्राफ का। तो इस लाइन के अंडर हमने एरिया कैलकुलेट करना है जो मैंने शेड किया है, ठीक है। तो ये सारा एरिया कैलकुलेट करेंगे विच इज़ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। और अगर हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले हम अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं विच इज़ टोटल एरिया ऑफ दिस डायग्राम। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। दिस इज़ रेक्टेंगल ओ ए डी ई। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ दिस शेप। तो ये कौन सी शेप है, दिस इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 100 न्यूटन। तो 10 इंटू 100 हो गया इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने कैलकुलेट करना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों साइड्स का हम सम कर देते हैं। दीज आर पैरेलल साइड्स 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, तो 100 प्लस 50, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है इट इज़ 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 10 हो गया 1000 प्लस 750 इज इक्वल टू 1750। दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे विच इज़ रेक्टेंगल। तो और भी सिंपल हो जाएगा, दिस इज़ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अब हम सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वर्क किसके इक्वल होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी जी एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ बी जी एफ विच इज़ इक्वल टू जो इसकी लेंथ है विच इज़ 20 और जो इसकी ब्रेड्थ है इट इज़ -50। तो इसको माइनस हम लेंगे क्योंकि एरिया जो है, जो फोर्स है वो नेगेटिव है। तो विच इज़ इक्वल टू -1000 न्यूटन। सो दिस इज़ द आंसर। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। दिस इज़ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कोई भी है, एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो इसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क इक्वलेंट है, कि अगर हम बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अगर हम वर्क को जाउल में मेज़र कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम जाउल में मेज़र करेंगे। तो ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो
जाउल। तो इसको हम जाउल में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बता रही है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस बॉडी की वेलोसिटी u है। तो एक बॉडी हम ले रहे हैं, तो इस बॉडी की वेलोसिटी जो है इट इज़ u, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से जो फोर्स हम इसके ऊपर लगाते हैं, फोर्स इज़ F, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो वो डिस्टेंस s ट्रेवल कर रही है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज a। तो अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो कौन सी इक्वेशन से इन क्वांटिटीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं? इट इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों साइड पर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m विच इज़ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2mas इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। अब 2 से इसको डिवाइड कर दें, तोmas इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ अ फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं f इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, सो 1/mv स्क्वायर इज़ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, minus 1/2 mu square, u is initial velocity, so it is kinetic energy initial। f into s, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है, प्रोडक्ट है, इट इज़ वर्क डन। सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू kinetic energy final minus kinetic energy initial। so this relation is called work energy theorem कि work done on the body is equal to change in kinetic energy of the body। ठीक है, this is work energy theorem, this is very 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 important। तो कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये थ्योरम। और इस थ्योरम में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है जिसको हम समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। ठीक है, तो वो कंक्लूज़न क्या है? देखो, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी होता, ठीक है, दिस इज़ F इज़ अप्लाइड फोर्स, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसिडर करें, ठीक है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी वर्क होगा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी कुछ रिड्यूस होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है नेट फोर्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि जो नेट फोर्स है हम उसकी बात करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन इट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने नेट फोर्स का वर्क डन देखना है। ठीक है ना, अगर उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स, या दोनों फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करो तो दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि नेट फोर्स जो हम ले रहे हैं, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट। लेट अस डू इट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन कि कंसिडर अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। कि एक रेन ड्रॉप जो है 1 किलोमीटर की हाइट से फॉल कर रहा है। इफ़ इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, कि जब वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। वट इज़ द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स।
व्हाट इज़ वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, तो अब उसको अपोज भी कर रही है, कुछ एयर है जो अपोज कर रही है या कुछ और रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हम डेल्टा के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2m(u²). सो 1/2 इज कॉमन इंटू m इज कॉमन, मास इज 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में 10⁻³ kg, ठीक है। SI में सब्सिट्यूट करना है इंटू v²। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। सो 50² माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जब वो रेन वहाँ से ड्रॉप चला था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 50² हो जाएगा 2500, 2500 डिवाइड बाई 2 1250 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 1.25 जूल, सॉरी, ठीक है। तो इतनी आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा, क्योंकि जब रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ इक्वल टू वेट mg। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये हमें गिवन है 1 किलोमीटर। तो फोर्स हो जाएगा, वर्क डन होगा F इंटू एस, ठीक है। कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो F की जगह आ जाएगा mg, S की जगह आ जाएगी जो हाइट है दैट इज़ h। तो इसको सॉल्व करेंगे, मास इज़ 10⁻³ kg SI सिस्टम में। g की वैल्यू हम वैसे तो 9.8 है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है तो हम 10 ले लेते हैं। 10 अगर आप लोगे 9.8 की जगह कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यू कैन टेक 10, ठीक है, नो प्रॉब्लम। h जो हाइट है इट इज़ 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, 10⁻³ और 10⁻³, तो ये तो हो गए 1। तो इसको हम जो बाकी है उसको हम लिख दिया 10 जूल इज़ द आंसर। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल, ठीक है। अब हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि नेट फोर्स का, जो हमने बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल होगा, डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो दोनों का हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो अब ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 1.25 जूल और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है 10 जूल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8.75 जूल, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो सबसे पहले तो जो हम वर्क डन, जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में ये सपोज किया था कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, तो उसमें एक ही फोर्स था, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। लेकिन जो नीचे हमने एग्जांपल कंसिडर की है उसमें हमने 2 फोर्स कंसिडर किए हैं। एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा है रेजिस्टिव फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमने उसकी वेलोसिटी से कैलकुलेट कर ली, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी,
बट उसके ऊपर इम्पैक्ट किसका था, दोनों फोर्सेस का था। एक उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा था, दूसरा उसको अपोज कर रहा था। तो हमने वर्क डन किसके इक्वल किया, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैंने जो आज का टॉपिक है, मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहा हूँ। मोस्टली जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश की है। तो अगर कुछ टॉपिक मुझे लगे कि एनसीईआरटी में अच्छा नहीं दिया है या किसी और बुक में इससे भी आसान और कॉन्सेप्ट इससे बढ़िया दिए हुए हैं, तो मैं उस बुक को फॉलो करता हूँ। तो मोस्टली जो मेरे लेक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक से हैं। जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आज दोनों सॉल्व की वो एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इन एग्ज़ाम्पल्स को समझ के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नोट्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इन द PDF फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन डाउनलोड। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर करो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।